दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, हाल ही में विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी UNEP या फिर ऑप्शन डी अंकटाड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO। आप में से कई व्यक्ति ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए आगे की बात को अब एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई एक प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका उद्देश्य भुखमरी को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और पोषण में सुधार की दिशा में हुई प्रगति को आंकना है। SDG 2 वर्ष 2030 तक दुनिया से भुखमरी को समाप्त करने से संबंधित है। वर्ष 2020 में दुनिया भर में 720 से 811 मिलियन लोग भुखमरी से पीड़ित थे, जो 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन अधिक है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक बोर्ड है। कथन 2 है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों ही कथन जो है सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक वैधानिक बोर्ड है, इसलिए कथन 1 सही है। हालांकि 1972 के मूल अधिनियम में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के लिए प्रावधान नहीं था। इसके प्रावधानों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के माध्यम से साल 2002 में जोड़ा गया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक 47 सदस्यीय समिति है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों ही कथन जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंबन ब्रिज निम्नलिखित में से किन के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। आपके ऑप्शन है, माजुली द्वीप और असम की मुख्य भूमि के बीच, मुनरो द्वीप और केरल की मुख्य भूमि के बीच, रामेश्वरम द्वीप और तमिलनाडु की मुख्य भूमि के बीच, या फिर दीवर द्वीप और गोवा की मुख्य भूमि के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी रामेश्वरम द्वीप और तमिलनाडु की मुख्य भूमि के बीच। रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ने वाले 2.00 किलोमीटर लंबे पंबन रेलवे ब्रिज के पुनर्निर्माण के काम में तेजी आई है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा। अब तक इसका 84% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह रेल ब्रिज भारतीय रेलवे को तेज गति से ट्रेनों के संचालन में मदद करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी रामेश्वरम द्वीप और तमिलनाडु की मुख्य भूमि के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ओडिशा। श्री जगन्नाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जो विष्णु के एक रूप श्री जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह मंदिर सभी हिंदुओं और विशेष रूप से वैष्णव परंपराओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ओडिशा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट सेमेरू किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन है, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर इटली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इंडोनेशिया। माउंट सेमेरू जावा द्वीप पर स्थित इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इसलिए विकल्प बी सही है। बीते 4 दिसंबर 2022 को माउंट सेमेरू में पुनः उद्गार हुआ, जिसके चलते यह चर्चा में है। इसके कारण आकाश में राख का एक विशाल स्तंभ और खड़ी ढलानों पर लावा की नदियां बहने लगी। इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी यानी BNPB द्वारा ट्वीट किए गए एक बयान के अनुसार अब तक लगभग 2000 लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, सफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1 है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक परियोजना है। कथन 2 है यह एक महानगरीय शहर की वायु गुणवत्ता को मापता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है, इसलिए कथन 1 सही है। ये समग्र प्रदूषण स्तर और शहर के स्थान विशिष्ट वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के आधार पर मेट्रोपॉलिटन शहरों की वायु गुणवत्ता को मापता है, अतः कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प सी सही हुआ। सफर प्रणाली भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD और राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र यानी NCMRWF द्वारा विकसित की गई है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि एक और दो दोनों ही कथन जो है सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवास जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में इसे प्रतिपादित किया गया है? आपके ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, मेनका गांधीवाद या फिर ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम वाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम वाद। चलिए इसमें से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में पुलिस के द्वारा बुलडोजर से एक घर गिराए जाने के बाद मामले की सुनवाई के दौरान पटना उच्च न्यायालय ने पटना शहर के एक थाने के पुलिस अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के अतिक्रमण के लिए दोषी ठहराया है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाद 1985 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की बेंच ने फैसला सुनाया कि आवास जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए विकल्प डी सही है। चमेली सिंह बनाम यूपी राज्यवाद 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आश्रय के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत निर्बाध आवागमन की स्वतंत्रता के घटक के रूप में मान्यता दी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम वाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति यानी MPC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है इसमें 6 सदस्य होते हैं। कथन 2 है इसे एक वर्ष में कम से कम 6 बार मिलना आवश्यक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और या तो न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन जो है वो सही है। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की 3 दिवसीय बैठक 5 दिसंबर से शुरू हुई। संशोधित RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी MPC का गठन करती है, इसलिए कथन 1 सही है। इस तरह की पहली MPC का गठन दिसंबर 2016 में किया गया था। एक वर्ष में कम से कम 4 बार MPC की बैठक होना अनिवार्य है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। MPC की बैठक के लिए कोरम 4 सदस्यों का होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन है जो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौसेना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कथन 2 है इसे पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में हुए ऑपरेशन ट्राइडेंट की स्मृति में मनाया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन जो हैं सही हैं। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह दिन भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और देश की रक्षा में उनकी भागीदारी को याद करने और उसकी प्रशंसा करने के लिए मनाया जाता है। 4 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया था। नौसेना दिवस ऑपरेशन ट्राइडेंट के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, अतः कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प सी सही हुआ। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है, जिसके कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अब हम पहुंच चुके हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहे हैं कि किस राज्य में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तराखंड। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक समिति ने उत्तराखंड के बाघ अभ्यारण्यों की सड़कों को
व्यवसायिक परिवहन के लिए अनुपयुक्त घोषित किया है। राजाजी टाइगर रिजर्व और कार्बे टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। उत्तराखंड में केवल यही 2 बाघ अभयारण्य हैं। कार्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना और आजादी के पहले घोषित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तराखंड। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच या फिर ऑप्शन डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।